हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि CUT के फॉर्म्स आ चुके हैं और 2024 के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रिपेयर करें स्पेशली फॉर द डूइंग द ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देन आपको सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस यहाँ से मिल जाएंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ आपको सारी की सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन टाइम और बिफोर द टाइम आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरा टारगेट है कि मैं जो चैप्टर स्पेशली हम इन चैप्टर्स को पूरी बुक के अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जो CUT का सिलेबस है वो स्टिल दैट कम्स फ्रॉम द ओल्ड बुक्स या ओल्ड कैरिकुलम। ठीक, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स जो 12th की बुक में पहले पूछे जाते थे, जैसे कि कुछ चैप्टर हैं जो स्टिल आप पढ़ चुके हैं। ठीक, और कुछ चैप्टर हैं जो कि पुराने सिलेबस में आते थे, यानी कि 2021 से पहले आते थे। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि तुम लोगों ने ये तो पढ़ लिया है, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो चुकी है, लेकिन इन चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहाँ पर हम उनको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट वीडियो ऑफ टाइम्स के अंदर हम उनको सीखने की कोशिश करेंगे। और जो बेसिक हमारा मतलब है इस वीडियो के थ्रू सीखने का, वो है कि हमको ये पता चल जाए एटलीस्ट कि कोई क्वेश्चन अगर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से आया है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करें। बाकी आपको मेनली फोकस इस पे करना है जिसकी हम प्रिपरेशन करेंगे थ्रू द MCQ प्रैक्टिस। जनरली क्या होता है, CUT के पेपर में अगर आप केमिस्ट्री के लिए एग्ज़ाम देंगे तो देयर विल बी 50 क्वेश्चंस या 50 MCQs, अंडरस्टैंड। और इसमें से चॉइस होगी कि आप कोई भी 40 MCQs को अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप 40 MCQs को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अंडरस्टैंड। एंड दैट्स बिकम वेरी इजी, यानी कि मैंने जो पेपर्स के गो थ्रू गया हूँ ये पिछले 1-2 साल में जो भी इसके एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक, तो बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी बड़ी बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चैप्टर के अंदर, उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप ये समझ लो सिलेबस कैसा है, सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने बोले हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको आप किस तरीके से आसानी से कवर कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं तुमको बता चुका हूँ कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 50, जिसमें से कोई 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। रिक्वायरमेंट वही है कि आप 12th पास हो या फिर परसुइंग हो। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जनरली 3 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं, जिसके अराउंड 850 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और अगर उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट ऐड ऑन करेंगे तो उसके 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे। फॉर्म आ चुके हैं तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, अपना डिसीज़न बनाएं, बात करें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ठीक, बिकॉज द इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। नाउ वी आर सॉलिड स्टेट। दिस चैप्टर इज़ ए पार्ट ऑफ 2021 सिलेबस। तो अब के सिलेबस में आपने इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 2021 के सिलेबस से है। ठीक है, थोड़ा सिलेबस को समझ लो, बेसिक सा है, कोई ऐसी खास बात है नहीं। ठीक, और ये चैप्टर पहले से तुम जानते हो क्योंकि 9th में भी ये रिपीट हुआ है, सॉलिड स्टेट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इवन अगर हम बात करें 11th की तो वहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर में तो सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है। ठीक, इसके बाद हम अगर बात करते हैं आगे, तो इस चैप्टर के अंदर जनरली बोला गया है कि यूनिट सेल्स कैसी होती हैं। ठीक, तो पहली चीज़ बाइंडिंग एनर्जी यानी कि थर्मल एनर्जी वगैरह की बात चली है इसके अंदर। फिर बात करते हैं कितने बॉन्ड होते हैं या किस तरह के बॉन्ड के बेसिस पर हम सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गए। फिर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो अमॉर्फस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
फिर बात करते हैं हम यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आती है हमारी कि भाई ये बताएं यूनिट सेल को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस के केस में समझा गया है। फिर बात की गई है कि कैलकुलेशंस के बेस पर ये बताओ कि यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है। तो ये भी बहुत आसान है, बस फार्मूला यूज़ करना होता है। फिर पैकिंग कैसे करते हैं, यानी कि पैकिंग का भी एक मेथड होता है जिसके अंदर हम बोलते हैं BCC, SCC और FCC या फिर ECC। ये सब तरह की पैकिंग जो है इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, सब हो जाएगा। वॉइड्स का मतलब होता है खाली जगह, जो स्पेसिस होते हैं। तो टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल और साथ में बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो ये सब यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट आसान टॉपिक है, समझ लेंगे इसको भी। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड के बारे में। तो नॉर्मली यहाँ पर उन चीज़ों की बात चलती है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। बैंड थ्योरी पहले अगर एनसीईआरटी में देखो तो कोई ख़ास डिटेल में दी नहीं है, ठीक, लेकिन हम यहाँ पर इसको समझ लेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ठीक। तो ये सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है और इसको बड़ी आसानी से समझा सकता है, बिकॉज बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ना वही होती है जिसको आप आसानी से दिमाग में ले सकते हो, यानी कि याद करने का मटेरियल ज़्यादा है। तो ऐसे कोई ख़ास क्वेश्चन इस पर बनते नहीं हैं। फिर बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज़ ऑलवेज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिलेटिव रिडक्शन ऑफ द वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ आता ही है, ठीक। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। डिटर्मिनेशंस ऑफ द मासेस यूटिलाइजिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वॉन्ट हाफ फैक्टर। तो यहाँ से भी जनरल क्वेश्चन बनते ही हैं। ये चैप्टर हमारा इसी साल के सिलेबस का है, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप MCQ की प्रैक्टिस करके ही इसे सीख पाएंगे। आपको ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें जनरली होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF ऑफ द सेल, नास्ट इक्वेशन, और कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड द सेल्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। पिछली बार मैंने देखा था कि क्रोजन से क्वेश्चन आया था और ये क्रोजन का टॉपिक तो मेरे ख्याल से रिपीटेड है 10 से। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। इसके अंदर जनरली आते हैं हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ से क्वेश्चन होते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन एक अच्छा टॉपिक है, इसको तैयार करना बनता है, ठीक। बाकी इन दोनों से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आती नहीं। अगर बात करें हम एक्टिवेशन एनर्जी तो इस पे वही आर्हीनियस इक्वेशन को शामिल करके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले की, दैट इज़ अ सरफेस केमिस्ट्री। सारा मटेरियल याद करने का है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक बार फिर से पढ़ लोगे तो बेहतर है। कोई ख़ास इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं, तो ये आसानी से समझा जा सकता है, ठीक। सिर्फ पढ़ने वाला चैप्टर है। बात करते हैं फिर अगली, जनरल आइसोलेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें मेटलर्जी की बात होती है, तो कुछ मेटलर्जी की जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो उसके बेसिस पर इसके क्वेश्चन बनते हैं जनरली कि कौन सा हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, कौन सा हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, और रोस्टिंग क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ कैल्सिनेशन किस लिए ज़रूरी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। या फिर उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर उसको अलग अलग डिफ़ाइन किया जाता है। बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक देखो अगर हम इसकी इक्वेशन पढ़ने बैठ जाएं तो हाँ ऑफ कोर्स इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, लेकिन हम यहाँ पर जो कोशिश करेंगे वो बहुत ज़्यादा जनरल सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें, और इससे कोई मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि कोई ख़ास क्वेश्चन यहाँ से बना है।
बस तुमको याद रखनी है प्रोसेस, प्रोसीजर में क्या क्या यूज़ होता है, कैटलिस्ट कौन सा होता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एलोट्रॉफ वगैरह आप पहले से जानते हैं। फिर बात करते हैं ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 यानी कि द फैमिली ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर वही बहुत जनरल सी चीज़ों को समझना है। एंड देन वी रीच टू ग्रुप 18 आप जानते हो, वही जिनोन वगैरह के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, या ज़ीरो ग्रुप जिसको बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस के बारे में बात होगी। 2-4 जिनोन के कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर नॉर्मली पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्या है। अब बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, वो आती हैं K2Cr2O7 और KMnO4 की। कलर्स वगैरह पूछ लेते हैं कि कंपाउंड्स के कलर क्या होंगे या इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। और इसमें ही दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो है लेंथेनॉइड और एक है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा बहुत समझ के काम हो जाता है। एलॉयस वगैरह हम पहले से जानते हैं, कलर, रेडियाई वगैरह, ये सब सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं जैसे एज यूजुअल दूसरी ग्रुप्स पर होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं CFT से बनते हैं, आइसोमेरिज्म से बनते हैं। ठीक है, ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर्म फ्रॉम लाइक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्नर थ्योरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है, इतने आसान क्वेश्चन भी होते हैं। लिगेंड्स वगैरह, स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स की बात हो जाती है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, कौन सी लाइक इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे इस चैप्टर से बनते हैं हमेशा। Now we reach to the chapter हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नॉर्मली मोस्ट ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शन यू विल लर्न फ्रॉम हियर। फिर इसके बाद बात चलती है कि भैया इस जो ये कंपाउंड्स होते हैं उनके यूज़ किस तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है, तो DDT वगैरह, फ्रॉन्स वगैरह, आयोडोफॉर्म्स वगैरह, तो इन सारी चीज़ों की बात होती है। बाकी रिएक्शन इन दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, ये हम MCQ प्रैक्टिस से सीखने की कोशिश करेंगे। फिर बात करते हैं अल्कोहल, वन ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं तो हम उसको समझेंगे, बाकी सब आसानी है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मली रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस। अगर बात करें हम इसकी, तो ये भी एक बेहतरीन चैप्टर है, पॉइंट है या टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं नॉर्मली क्या होता है, ये पूछ लेते हैं कि भाई एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो उसका इस चीज़ पर क्या असर होगा। अमीन्स, या इनको बोलते हैं अमाइंस। ठीक, इनमें जो नॉर्मली क्वेश्चन बन के आते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं वो आते हैं डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट सेंड मेयर रिएक्शन या डायजोटाइजेशन, तो इस तरह की प्रोसेस पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नॉमेनक्लेचर और साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये जो है टॉपिक निकाल दिया गया है CBSE में, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको भी बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स की, ये तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी रिएक्शन, D और L फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, प्रोटीन्स के बारे में, इनके बॉन्ड्स कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन कैसी हैं, सेकेंडरी कैसी हैं, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है यहाँ पर डी नेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। आसान सा टॉपिक है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना बड़ा रखा है।
हार्मोन्स के बारे में बात होती है, विटामिन्स के बारे में बात होती है, फिर उसके बाद बात होती है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो विटामिन से या हार्मोन से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई इस हार्मोन्स की डिफिशियंसी में या एक्सिस में क्या प्रॉब्लम आएगी, इस विटामिन की एक्सिस या डिफिशियंसी में क्या होगा। डीएनए आरएनए वही है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ना ये पूछ लेते हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, ठीक, या फिर न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है, जो भी है। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंस पूछ लेते हैं। इस वाले में अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसके अंदर फॉस्फेट बॉन्ड भी आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। पॉलीमर सीबीएसई से हटा चुके हैं, लेकिन ये आसानी से समझा जा सकता है और बहुत सिंपल सा मेथड है, इस वजह से पॉलीमर से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मैन मेड है या फिर आर्टिफिशियल है या फिर सेमी आर्टिफिशियल है या सेमी नेचुरल है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कौन से वाले पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कौन से वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है या लास्ट चैप्टर बचता है उसको हम बोलते हैं द केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ इसकी वाइडनेस। ये बात करता है फार्मास्यूटिकल्स की, बहुत सारी मेडिसिन्स जो यूज़ होती हैं और इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या असर पड़ता है, हाउ दोज थिंग वर्क्स, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगी। अब बात करता है ये फूड की, तो फूड के लिए प्रिजर्वेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, दोज ऑल द क्वेश्चन वर आस्क्ड। फिर देन दे आस्क फॉर द सोप और डिटर्जेंट्स और इनके क्लीनिंग एक्शन क्या होते हैं। ठीक, तो ये 10th में पढ़ रखा है तुमने मिसिल्स वगैरह के बारे में, तो दैट इज़ ऑल द क्वेश्चन वर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल डेटा। अब मेथड समझ लो। वी आर डिवाइडिंग दिस होल सिलेबस इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट एंड द सेकेंड। फॉर द इंफॉर्मेशन मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा XYZ, हम वो जो CBSE का करिकुलम है 2024 का, उस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ MCQ या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बात करें अगर हम CUET की, क्योंकि हमारे पास बहुत सा टाइम है अभी, एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है अभी, तो अगर हम बात करें CUET की तो इसमें जो इस सिलेबस में क्वेश्चन नहीं आए, जैसे सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं या फिर मेटलर्जी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर P ब्लॉक के क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उस तरह के, या फिर पॉलीमर या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ, तो उसकी हम थ्योरी देखेंगे, थोड़ी सी थ्योरी वही जो कि हमको इम्पोर्टेंट लगती है या जिससे पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लस MCQ प्रैक्टिस। लास्ट में 2-4 वीडियो बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथी वीडियो, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस को 4-5 सेट में कवर कर लिया जाए। ठीक, बाकी हल्की मुल्की प्रैक्टिस करके इस पेपर को आप एटलीस्ट 35 से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करने में आसानी से लायक हो जाएंगे और आपको एक अच्छा स्कूल मिल भी जाएगा। स्कूल या कॉलेज मतलब जो भी आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना है, मेन कैंपस में जाना है या फिर किसी कॉलेज में जाना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कवर कर ली जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करें, थोड़ा पढ़ाई करते रहें और जैसे ही एग्ज़ाम ओवर हों तो याद रखना है कि हमको बेहतर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि जो आपका रिज़ल्ट जो भी आए XYZ, लेकिन आपकी प्रिपरेशन या फिर आप एकदम रेडी होने चाहिए अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।